Hello students, how are you? I hope you will okay. Today's chapter ruling the control side, chapter 3. And today topic is महलवाड़ी सेटलमेंट, जिसको हम महलवाड़ी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यानी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न प्रकार के सेटलमेंट की बात की थी, जिसमें फर्स्ट सेटलमेंट था आपका परमानेंट सेटलमेंट। कुछ सफलता के साथ परमानेंट सेटलमेंट में विभिन्न प्रकार की कमियां उजागर हुई और उन कमियों को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जिसको महलवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इस सेटलमेंट को प्रोड्यूस करने वाले हॉल्ट मैकेंजी थे, जिन्होंने 1822 ईस्वी में इस व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत रेवेन्यू कलेक्शन की बात की गई। अब इसके लिए मेथडोलॉजी जो थी वो क्या थी, किस प्रकार के मेथड का प्रयोग किया जाता था, उसके लिए उन्होंने हॉल्ट मैकेंजी ने जो भी एक विलेज होते थे, उस विलेज के जितने भी फील्ड्स थे, जितने भी एरिया थे, फॉर्म थे, उसका एक तरह से मेजरमेंट किया। और मेजरमेंट करने के बाद से जितना भी मेजरमेंट होता था, उस मेजरमेंट से हम कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, उस रेवेन्यू को एक तरह से निर्धारित किया गया। और निर्धारित करने के बाद से उसको जो है उस विलेज को ही दे दिया गया, उस फर्म को उस मेजरमेंट करने के बाद से उस विलेज को दे दिया गया। और इस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था कैसे बनी इसमें कि किस प्रकार से हम रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, उनके लिए उन्होंने जो विलेज का मेन पर्सन होता था, यानी हेडमैन, जिसको हम सामान्य शब्दों में पहले मुखिया कहते थे, मुखिया, हेडमैन, मुखिया, आज की भाषा में हम इसको प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान। इन्होंने सोचा कि हम किसी एक व्यक्ति को जिसको कई गांव का मालिक होता था, जिसको जमींदार कहा जाता था, वो कम से कम 500-1000 गांव का मालिक होता था, उसकी पकड़ जो है वो हर गांव तक नहीं हो पाती थी। तो वो भी क्या करता था, बिचौलिए के माध्यम से काम करता था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो प्रत्येक गांव हैं, विलेज हैं, उन विलेज के जो हेडमैन है उसी को ही जिम्मेदारी देते, क्योंकि वो अपने गांव की समझ उससे ज़्यादा किसी को नहीं होगी, उसे कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई कि जो गांव का हेडमैन है, विलेज का हेडमैन है, वह हेडमैन है क्या करेगा कि जो भी निर्धारित राशि है, उस निर्धारित राशि को गांव से, अपने विलेज से वो कलेक्शन करेगा। कलेक्शन करके वो क्या करेगा, ट्रेजरी में ले जाकर जमा कर देगा। इस व्यवस्था को हम महलवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जाना गया। अर्थात लेकिन अब भी चूंकि व्यवस्था वैसी की वैसी थी, जिस प्रकार से गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एक एजेंट रखा गया, उसी तरह से नेक्स्ट व्यवस्था में भी गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एक एजेंट रख दिया गया। इसमें भी वही सारी व्यवस्था आने लगी कि जो गांव का मुखिया होता था, वो अगर ईमानदार नहीं है तो वो क्या करता था कि गांव के लोगों का वो शोषण करता था, सही मात्रा में कलेक्शन नहीं करता था, तमाम प्रकार की गलत जानकारियां गवर्नमेंट को देता था, जिसके वजह से रेवेन्यू कलेक्शन में विभिन्न प्रकार से प्रॉब्लम आती थी, समस्या आती थी। तो अब मजबूर होकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने लगा कि नहीं, इस व्यवस्था में भी किसी न किसी प्रकार की कोई खामी है, जिसके वजह से
हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ना हम इस व्यवस्था को भी चेंज करें। इस नई व्यवस्था को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इस थर्ड वीडियो में आपने महलवाड़ी सेटलमेंट, जिसको होल्ट मैकेंजी ने 1822 में लॉन्च किया, जिसके मुख्य बिंदु में जो गांव होता था, यानी कि जो भी मेजरमेंट करके जितनी भी धनराशि होती थी उस गांव को, एक गांव को दे दिया गया, उसे महल कहा गया। यानी कि उस गांव को, पहले गांव को महल के नाम से जानते थे, और इसीलिए इस महल के नाम पर ही इस व्यवस्था को महलवाड़ी सिस्टम कहा गया, महलवाड़ी सेटलमेंट कहा गया। और उस गांव का जो मुखिया होता था, महल का यानी गांव का जो मुखिया होता था, उसको इसका एजेंट बनाया गया था। तो आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।